दोस्तों, ट्रंप को यह लगता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के ऊपर गिरा दिया गया तो जिस तरीके से जापान ने सरेंडर किया था वैसे ही ईरान भी सरेंडर कर देगा। लेकिन उसको यह डर भी लग रहा है कि जो उस समय का एरा था, मतलब जापान उस समय उतना मजबूत नहीं था अमेरिका के सामने, लेकिन ईरान ने अपने पिछले 10 सालों के अंदर अपने आप को बना लिया है। खास तौर पर जब इजराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर, तब से लेकर ईरान ने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया कि वाकई में मेरे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें कहा कि हम ईरान के ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे कि ईरान को स्टोन एज के अंदर पहुंचा देंगे। और वो स्टोन एज में कैसे पहुंच पाएंगे? जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईरान ने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए होंगे? ईरान ने लगभग ये मान के चलिए कि 10 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की वो कगार पर था। बनाया नहीं बनाया वो बात अलग है, क्योंकि उसने अपने यूरेनियम को एनरिच कर लिया था 90% से ऊपर। अब ये टर्म आप सुनते हैं कि सर ये एनरिच करना क्या होता है। मान लीजिए कि मैं आपको एक कंसर्न बताता हूं। आप सभी लोग गेहूं तो खाते हैं, है ना? व्हीट तो आप लोग खाते ही हैं, गेहूं खाते हैं आप। गेहूं के अंदर कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली हुई होती हैं, जैसे कंकर पत्थर वगैरह मिले हुए होते हैं, ठीक है? तो प्योर गेहूं नहीं हुआ। अब उसमें से जितनी इंप्योरिटीज आप जो है एलिमिनेट करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, उतना गेहूं जो है वो अच्छा बनता जाएगा। वैसे यूरेनियम के साथ में है कि यूरेनियम के साथ में जो अदर कंपोनेंट मिक्स है, एलिमेंट मिक्स है, उनको आप जितना अलग करते जाओगे यूरेनियम उतना ही एनरिच होता चला जाएगा। और जितना वो एनरिच होगा उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी लेवल भी उतना जबरदस्त होगा। अगर उसका एनरिचमेंट अबव 95% पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। हम जब ये कार चलाते हैं तो कार के अंदर केरोसिन क्यों नहीं डालते हैं? पेट्रोल या डीजल ही क्यों डालते हैं, है ना? केरोसिन क्यों नहीं डालते हैं? वो भी तो एक ऐसा ही ऑयल है, केरोसिन डाल के चला लेते। लेकिन केरोसिन में और पेट्रोल के अंदर एक डिफरेंस है। जो पेट्रोल है इसका जो स्पार्क टेम्परेचर है वो ज्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर पर ही ये मैक्सिमम स्पार्क करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन केरोसिन के अंदर ऐसा नहीं है। केरोसिन का जो या हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो स्पार्क पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है? बर्निंग जो पॉइंट है वो बहुत हाई है और उससे उतनी एनर्जी भी नहीं निकलती है। अब बात यह है कि जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, क्रूड ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट किया, तो क्रूड ऑयल से बहुत सारे ऑयल निकले। उसमें से सबसे रिच जो ऑयल निकला है ना, जो पेट्रोल प्रोडक्ट निकला, जैसे एयरक्राफ्ट का होता है। अब एयरक्राफ्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी कार के अंदर, लेकिन कार के पेट्रोल को यूज नहीं कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि कार वाले फ्यूल के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब ईरान के पास में लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं और ईरान के पास में 450 केजी तक यूरेनियम हो सकता है, जो कि एनरिच हो सकता है, ठीक है ना? अब अमेरिका को यह डर है कि ईरान ने चोरी छिपे कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना डाले हों। अगर बना लिए हों, देखिए, अगर बना लिए होते तो ईरान अब तक अटैक कर चुका होता। इसका मतलब है कि वो बनाने की स्टेज के अंदर होगा, उसने कंफर्म जो है उसको फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचाया होगा। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम लोग अटैक जब करेंगे तो स्टोन एज के अंदर उसको पहुंचा देंगे। ट्रंप का यह भी कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ड्रॉप किए थे एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को किया गया था और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। यहां पर यूरेनियम 235 का यूज हुआ था और यहां पर प्लूटोनियम का यूज हुआ था। उस बॉम्ब के अंदर लगभग 64 केजी के आसपास यूरेनियम था और जो नागासाकी के ऊपर गिरा था उसमें जो प्लूटोनियम था वो 23 केजी के आसपास था। आज ईरान के पास में 450 केजी यूरेनियम है। इसका मतलब है कि लगभग 10 बॉम्ब वो बना सकता है। 45 केजी अगर एक में यूरेनियम होगा तो ऐसे वो 10 बॉम्ब बना लेगा और 10 के 10 बॉम्ब अगर वो इजराइल के ऊपर गिरा देता है या उनमें से 5 भी गिरा देता है तो इजराइल का तो नामो निशान मिट जाएगा। और 5 रही कहीं कसर अमेरिका के ऊपर छोड़ दिए, ईरान तो खुद तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसने इजराइल को तो खत्म कर ही देना है। अंत तो गतवा यह बात है कि इस युद्ध के अंदर किसकी सबसे बड़ी जीत होगी? वो होगी इजराइल की। कैसे? अभी बात करेंगे। जिस समय हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर
बॉम्ब गिराए गए। ऐसा कहा जाता है कि उसकी सैटेलाइट इमेजेस ऐसी थी कि अंतरिक्ष में कोई बैठा व्यक्ति उन बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन देख सकता है, इतने जबरदस्त वो एक्सप्लोजन थे। ठीक है, बॉम्ब जो गिराए गए थे उनके अंदर 4000 केजी का वेट था, 4000 केजी का वेट था, और उसमें यूरेनियम कितना, केवल 64 केजी, 64 केजी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से तबाही जो है मची थी। और उनकी जो रेडिएशंस थी, उन्होंने आगे आने वाली जो नस्लें थी, जनरेशंस थी, उनकी डीएनए स्ट्रक्चर को ही बदल दिया था। बहुत सारी डिजीज उनको होने लग गई थी। तो अब ट्रंप का ये कहना है कि वो क्या करने वाले हैं, वो अब अटैक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ईरान के पास में 450 केजी यूरेनियम है और उसने एनरिच जो है वो कर लिया है, 10 न्यूक्लियर बॉम्ब वो बना सकता है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि अगर ईरान ने एटॉमिक वेपन्स का यूज किया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया, तो वो अमेरिका के ऊपर नहीं करेगा, वो इजराइल के ऊपर गिराएगा, या फिर अपने जो पड़ोसी देश हैं सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, उनके ऊपर वो अटैक करेगा। और रही कई कसर नाटो कंट्रीज ने पूरी कर दी। ट्रंप ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि नाटो जो कंट्रीज हैं वो हेल्प नहीं करेंगी ट्रंप की। जैसे आप देखिए फ्रांस ने यह कहा कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका के लिए नहीं होने देंगे। स्पेन ने मना कर दिया, डेनमार्क ने मना कर दिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने इनकार कर दिया कि हम लोग अमेरिका के लिए अपने एयरबेस का यूज नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान इसमें पहले था। जब आपको पता होगा कि ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरपोर्ट हमको दे दीजिए, तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया था कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी किसी को नहीं होने देंगे। तो ट्रंप को उस समय झटका लग गया था। और नाटो के लिए तो यह है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी सभी कंट्रीज मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो आज अमेरिका के ऊपर अटैक हो रहा है तो बाकी कंट्रीज शांत बैठी हुई हैं, कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि नाटो का जो वर्चस्व पहले बना हुआ था वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। ठीक है ना, आगे जाकर कई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनेगी। खास तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो खुद मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो बनाएंगी, रीजनल ग्रुप बनाएंगी, ताकि अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे इस्लामिक नाटो का कंसेप्ट सामने निकल कर आया, पाकिस्तान उसका एक जबरदस्त रहनुमा जो है वो बन रहा है इस्लामिक नाटो का। अब अमेरिका ने कहा कि हम लोग स्टोन एज के अंदर पहुंचा देंगे ईरान को। देखिए 1979 से पहले, रजा पहलवी से पहले, ईरान एक मॉडर्न कंट्री हुआ करता था जहां पर वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा इंपैक्ट था। आज ईरान ने दुबई के ऊपर क्यों अटैक किया? क्योंकि ईरान को यह लगता है कि दुबई एक ऐसा हब है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को स्प्रेड कर रहा है इन गल्फ कंट्रीज। वहां से जो वेस्ट कल्चर है वो पूरा का पूरा फैल रहा है। वही संस्कृति जो है वो और देशों के अंदर आ रही है, खासतौर पर इस्लामिक नेशंस के अंदर। और इसलिए ईरान ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि शिया राष्ट्र है, बाकी सभी सुन्नी राष्ट्र भी हैं। ठीक है, तो 1979 से पहले ईरान बहुत मॉडर्न हुआ करता था। लेकिन जैसे ही खामेनेई का शासन वहां पर आया, तो खामेनेई के शासन के आने के बाद वहां पर क्या हुआ? इस्लामीकरण हुआ। और इस्लामीकरण होने के बाद महिलाओं ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। वहां पर जो एजुकेशन दी जाने लगी महिलाओं के लिए कम होने लगी, क्योंकि पहले महिलाओं को वुमेन्स को एजुकेशन मिलती थी 1979 से पहले। अब जो है उनके लिए एजुकेशन कम कर दी। बहुत सारे इस्लामिक रूल्स जो है वहां पे लागू हुए और ईरान वापस से अपने एंशिएंट एरा के अंदर जो है पहुंचना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए बात यह है कि किसी कंट्री ने अगर वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, क्या इसका मायने यह है कि वाकई में वो बहुत आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? क्या ये बात प्रूवन है? नहीं। कोई जरूरी नहीं कि वेस्टर्न कल्चर ही हेल्प करती है हर चीज को अडॉप्ट करने के अंदर। आज इंडियन कल्चर आप देखिए, इंडियन कल्चर के अंदर आज आपने देखा होगा कि साउथ की जो एक्ट्रेसेस हैं वो फॉरेन के अंदर फेस्टिवल्स में जब पहुंचती हैं तो साड़ी के अंदर जाती हैं, इंडियन कल्चर को शो करती हैं वहां पर। बॉलीवुड के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, वो मतलब स्वतंत्र हैं। उनको लगता है कि हम लोग फ्री हैं, हमने ही पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नाम कमाया है, उसके अलावा कोई है नहीं। तो साउथ का जो सिनेमा है उसने इंडियन कल्चर को वहां पर प्रेजेंट किया। तो इंडियन कल्चर जब प्रेजेंट हुआ तो वाकई में हमारा कल्चर प्रेजेंट होने के बावजूद
हम जब कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कल्चर से, तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर जब छोटे कपड़े पहनना होता है वही जो है वो मॉडर्नाइज हो गया। आज देखिए कि ड्रग के जो एडिक्ट हैं वो भी तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हैं, वो भी तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हैं। तो ट्रंप ने कहा कि हम लोग इतना जबरदस्त अटैक करेंगे कि ईरान को स्टोन एज के अंदर पहुंचा देंगे, मिट्टी के घर, पत्थरों के घर, है ना, और खाना बनाने की वही टेक्निक, जहां पर पशुपालन भी हो रहा है, खाना भी बन रहा है, हर काम हो रहा है ना। और पत्थर से पत्थर टकराकर क्या बनाई जा रही है, आग जो है लगाई जा रही है। तो क्या वापस ईरान के अंदर ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एटॉमिक बॉम्ब गिरा भी दिया गया तो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका वहां पर तख्ता पलट करके अपना ही शासन रखेगा और वापस से वेस्टर्न कल्चर जो है वहां पर एस्टैब्लिश कर देगा। वो रजा पहलवी को वो लाना चाहता है, लेकिन अब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि अयातुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं उनका कोई पता ही नहीं है कि है कहां पर। अमेरिका ढूंढ नहीं पा रहा है, इजराइल ढूंढ नहीं पा रहा है, मोसाद इसके अंदर फेल हो चुकी है। तो जिस तरीके से ईरान को जो है धमकियां दी जा रही है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है कोई बड़ा कुछ प्लान कर रहा है। हो सकता है कि वाकई में वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर ये साबित कर दे कि आज भी मैं शहंशाह हूं इस ग्लोबल वर्ल्ड का। हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इजराइल सबसे ज्यादा फायदे में है, हल्दी लागे ना फिटकरी, रंग भी चौका आए। गल्फ कंट्रीज के अंदर दबदबा आज इजराइल का बना हुआ है, कोई भी पंगा नहीं लेगा। और ये बात पहले ही साबित हो चुकी थी 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के समय, जिस समय अरेबियन नेशंस को हराने के बावजूद भी उन्होंने इजराइल के साथ में एक अकॉर्ड साइन किया और इजराइल ने अपने आप को साबित कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि यूएसए और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इजराइल को सबसे बड़ा फायदा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो आगे जाकर गल्फ कंट्रीज का शहंशाह जो है वो बन जाएगा इन करतूतों के चलते हुए। दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। 30 टेक्निक मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप फोकस जो है अपना इंप्रूव कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज वगैरह मैंने सारा बताया है। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज है, चुनौती ही होती है जीवन के अंदर जो कि आपको बदल सकती है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।